नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। साइंस की सीरीज में आज हिंदी में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पोषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। देखिए, बात जब आती है पोषण की तो आपके मन में बहुत सी चीजें आती होंगी कि सर पोषण में तो हम लोग अगर देखें तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सी चीजें आती हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पोषण होता क्या है। देखिए, पोषण विज्ञान, याद रखिएगा, पोषण का अध्ययन पोषण का अध्ययन पोषण का अध्ययन का अध्ययन पोषण विज्ञान कहलाता है। पोषण विज्ञान कहलाता है, या इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी, ठीक है, ओके। अच्छा, आप समझो, ये लो। आगे हम बात करें तो पोषण होता क्या है। सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट यही आता है कि हम किसको कहेंगे कि यह पोषण है। तो याद रखिएगा, जीव के द्वारा भोजन का लिया जाना। ठीक है, क्या है मतलब, जीव के द्वारा भोजन का लिया जाना। ठीक है, लिया जाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। अब एक बात और समझना, यहीं पे एक बात और समझना कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई भी पर्सन, कोई भी जीव भोजन जो लेता है, उसका यह भोजन लिया जाना ही ये क्या है? पोषण है। अब वो इस पोषण में जो भी भोजन लेता है वो सब कहलाते पोषक तत्व। तो पोषण में लिए जाने वाले तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम बात किसकी करते हैं? पोषक तत्व की। क्या है ये पोषक तत्व? ये वो तत्व हैं, है ना, जिनको हम पोषण में लेते हैं। ठीक है, अब हम पोषण करते क्यों हैं? पोषण करने का यानी पोषण जो, ये पोषण की जो क्रिया है ये हम क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा आप, जीव पोषण अपने शारीरिक वृद्धि, ठीक है, शारीरिक वृद्धि होती है, रोग से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, और शरीर की उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और किसके लिए? शारीरिक 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 टूट फूट की मरम्मती करने के लिए जी हाँ, पोषण प्राप्त करने के पीछे का जो सबसे प्रमुख मकसद है वह यही होता है। ठीक है ना। अब आप देखो, जब हम बात करते हैं पोषण की तो पहले ये समझो पोषण होता कितने प्रकार का है।
तो इसको समझो, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कहलाते हैं स्वपोषी, एक कहलाते हैं नंबर 1 जिनको हम बोलते हैं स्वपोषी, स्वपोषी। ठीक है, और दूसरे कहलाते हैं परपोषी, परपोषी। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, जब बात हम करते हैं कि स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी में जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे, है ना, ये हरे पौधे स्वपोषी में आते हैं। परपोषी में जितने जंतु होते हैं, वे आते हैं। यही नहीं, इसमें जो कवक है वो भी इसी में आते हैं। इसी में जो जीवाणु हैं, जीवाणु भी आते हैं। तो अब आप समझ पाए क्यों इनकी खासियत क्या है। स्वपोषी हरे पौधे। अब स्वपोषी की परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा ये है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं यह कार्य, ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, तो ये तो इन्होंने कर लिया, अपना स्वयं बना लिया भाई, इसलिए स्वपोषी है। लेकिन जो परपोषी होते हैं, तो ध्यान रखें, जो परपोषी होंगे ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, ये इनकी प्रमुख बात। अच्छा, इतनी बात हो गई, आगे चले। अब हम यहाँ पर जो मुख्य चर्चा करेंगे ना, वो किसकी करेंगे, परपोषियों की करेंगे। हम किसकी चर्चा करेंगे, परपोषियों की करेंगे, क्योंकि इनके ही लिए सारी बातें इसमें आएंगी। अब याद रखिएगा, परपोषी पोषण निम्न प्रकार का होता है। कितना, निम्न प्रकार का होता है। क्या है भाई निम्न प्रकार, देखिए, नंबर एक पर हम बात करेंगे पूर्ण समभोजी। ये पूर्ण समभोजी जो है, ये क्या चीज है, याद रखिए। देखिए, वे जीव वे जीव वे जीव वे जीव जो भोजन को सीधे अपने मुख में ले जाते हैं, है ना, ऐसे जो जीव होते हैं वे
पूर्ण संभोजी, यानी कि जिस रूप में भोजन है उसी में उसको उसी रूप में अपने मुख में ले जाते हैं। ठीक है ना। जैसा है यह निम्न प्रकार का होता है, यह निम्न प्रकार का है। क्या है निम्न प्रकार? नंबर 1 शाकाहारी। अब शाकाहारी में आप जानते हो ये जीव पौधों को, है ना, ये जीव पौधों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक, उदाहरण की बात करूंगा तो जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, है ना, ये सभी शाकाहारी हैं। फिर आते हैं इसमें मांसाहारी। अब ये मांसाहारी कौन है? ये ये जंतुओं को क्या करते हैं? ये जंतुओं को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, है ना, यदि तो बोलते हैं मांसाहारी में लेते हैं। जैसे शेर है, चीता है ना, उदाहरण क्या है भाई? शेर हो गया, चीता हो गया। और तीसरे पर आते सर्वाहारी। सर्वाहारी, अब सर्वाहारी क्या होते हैं? ये जंतुओं व पौधों दोनों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आप देखो, जैसे कि मनुष्य, है ना, मनुष्य बहुत भी बढ़िया उदाहरण हो जाता है। वो पौधों को भी लेता है भोजन के रूप में, है ना, सब्जी वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और वह जंतुओं को भी लेता है भोजन के रूप में। फिर आते हैं अपमार्जक। ये अपमार्जक कौन है? देखिए, जो ये अपमार्जक होते हैं ना, इनको देखो, ये क्या करते हैं? ये ये मृत जीवों को भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक, एक बात। अच्छा, और समझो एक बात, इन्हें प्रकृति का, ये याद रखिएगा, इन्हें प्रकृति का इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए आप लिख लो गिद्ध को, है ना, गिद्ध हो गया। और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर लिखना चाहो तो जो लकड़बग्गा है,
ठीक है, ये भी आते हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से। तो यहां पर ये हो गया पहला पूर्ण संभोजी। दूसरा इसमें आता है, नंबर 2 पर आता है नंबर 2 पर इसमें आता है, हम कह सकते हैं जो परजीवी होते हैं। परजीवी, पर माने होता दूसरों पर, जो दूसरों पर रह करके, वे जीव वे जीव वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं ना, याद रखिएगा। इसमें एक जीव जो दूसरे जीव पर रहता है, जिससे वो लाभ लेता है, जैसे मान लीजिए जो जुआ है वो हमारे शरीर पर रहता है, तो हम उसके लिए पोषक हैं और वह हमारे लिए परजीवी है। ये पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, जिस जीव से दूसरे जीव को लाभ होता है, वह पोषद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पोषद कहलाता है। तीसरा आता है अपघटक। व्हाट इज इट कॉल्ड? क्या कहते हैं इसको? अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या होते हैं? देखो, ये मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर अपघटन कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बात, अपघटन कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज, तथा ये जीव अपघटक कहलाते हैं। देखिए, कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे कोई जंतु हो, उसका जो शरीर बना है ना, वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है। तो वही कार्बनिक पदार्थ, जब शरीर मृत्यु हो गई तो शरीर पड़ा हुआ है, तो वही कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके ऊपर ये जीव रह करके उनका क्या कहते हैं, अपघटन करते हैं, इनको तोड़ते हैं उन पदार्थों को, और उनके टूटने से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये अपघटन की जब क्रिया करते हैं तो उसमें उनको ऊर्जा मिलती है, अतः वे क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप ले लें तो बढ़िया उदाहरण कवक होते हैं और जीवाणु। देखिए, यही क्या करते हैं, ये मृत पदार्थों के ऊपर रह करके, है ना, और यही इसीलिए आप समझिए ये अपघटक कहलाते हैं। तो इसमें ये जो ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये मुख्यतः क्या होते हैं? जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन्हीं सब का अपघटन करके वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब मैं आप बता दूं प्रमुख
यहां डाल दिएगा हेडिंग प्रमुख पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन है प्रमुख पोषक तत्व? पहला इसमें आप नाम लिख सकते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन। दूसरा इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। तीसरा है वसा। चौथा है विटामिन। पांचवा है खनिज लवण। और छठा है इसमें जल। छठा क्या है इसमें? जल। हर एक का अपना अपना रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं सबको प्राप्त करने के लिए जीव को भोजन करना पड़ता है, क्योंकि ये सेपरेट रूप में नहीं मिलते कहीं पर कि ये ले लो प्रोटीन या ये ले लो वसा, है ना। जल तो मिलता है लेकिन खनिज लवण नहीं मिलते इस तरीके से। तो इनको प्राप्त करने के लिए जो इसके स्रोत हैं उनको हम लेते हैं। अब इनके स्रोत क्या है? इनके स्रोत है जैसे फल, सब्जियां, ठीक है ना, मांस, मेवे, दूध, दूध के बने प्रोडक्ट। तो जितनी खाने योग्य वस्तुएं होती हैं उनमें यही सब होते हैं। अब इनमें जैसे जो प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन है यह कैसा है? यह वृद्धि कारक पोषक तत्व है। क्या है? वृद्धि कारक पोषक तत्व। पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला। वसा ऊर्जा प्रदान करने वाला। विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियमन और खनिज लवण जो है यह भी उपापचयी क्रियाओं का नियमन। जल की बात करें या सार्वभौमिक विलायक है, और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सी चीजें इसी में घुलती है, जिससे क्या होता है उनके संवहन में आसानी हो जाती है। अब हम इन्हीं सब की बात करेंगे। इसमें हम एक एक पॉइंट लेंगे। सबसे पहले बात करते कार्बोहाइड्रेट्स की। नंबर 1 पर बात करेंगे। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। पॉइंट ये है, ये कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के यौगिक हैं। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट्स जीवों में ऊर्जा के
प्राथमिक स्रोत है। जी हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो जीव है वह ऊर्जा का कोई भी मतलब विकल्प ले, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वे प्राथमिक स्रोत होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तीसरा, ये कीटों में उनके बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। ये जीवों में संचित भोजन के रूप में भी रहते हैं। ये तो सारी चीजें कार्बन की है। और याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 रहता है। यह भी आगे मैं बता दूंगा आपको। कार्बोहाइड्रेट तो ये चीज हो गई। अब इसके रूप की बात कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, क्या है? मोनोसैकेराइड्स। अब आप देखिए इनकी खासियत क्या है। ये 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक के यौगिक होते हैं। ठीक है ना? इनमें जो एक यौगिक होगा वो 3 कार्बन से लेकर के अधिकतम 7 कार्बन तक का जाता है। ठीक है, ये स्वाद में मीठे होते हैं। दूसरा, उदाहरण जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एक पॉइंट और, फ्रक्टोज प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। तो इनको क्या है ना, मोनोसैकेराइड्स को सामान्यतः किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? शर्करा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखें, 1 ग्राम
ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज है ना, ये इनके मेन उदाहरण है। अब आप देखिए दूसरा नंबर आता है डाई सैकेराइड का, सैकेराइड्स का। मैं आपको नोट्स के फॉर्म में एक एक बात बता रहा हूं, आप सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए, जितने भी विज्ञान के मैंने बनाए। मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि उससे संबंधित ना आपको रटनी पड़ेगी कोई चीज, आपके जहन में बहुत आराम से उतर जाएगी। सिर्फ एक बार आप पूरे वीडियोस को देखिए और समझिएगा। चलिए बात करते हैं डाइसैकेराइड की, ठीक है ना। ये और देखिए, ये दो मोनो सैकेराइड्स के अणुओं के योग से बनते हैं, ठीक है। ये एक प्रमुख बात है। दूसरी बात, ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक। उदाहरण इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैं उदाहरण दे देता हूं। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज, लैक्टोज। जब बात करते हैं हम लोग लैक्टोज की तो याद रखिएगा ये क्या है, ये दरअसल कहलाती है दुग्ध शर्करा। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक, दुग्ध शर्करा लैक्टोज। और ये किन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी है, तो इसमें जो है एक तो लैक्टोज शुगर है, वो एक तो ग्लूकोज है, और दूसरी इसमें गैलेक्टोज है। अब दूसरी इसमें है, जो दूसरी आती है वो है इसमें माल्टोज, और ये अनाज वाली शर्करा कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, अनाज शर्करा। याद रखिए जो अंकुरित चने होते हैं या अंकुरित जो बीज होते हैं उनमें यह शर्करा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये किससे मिलके बनती है, तो याद रखिएगा ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से, है ना, ग्लूकोज से। तीसरी आती है इसमें सुक्रोज, बड़ी महत्वपूर्ण है। सुक्रोज, तो इसका ध्यान रखिएगा, सुक्रोज जो होती है वो गन्ना वाली शर्करा है, गन्ना शर्करा, ठीक। और सुक्रोज में एक अणु होता है ग्लूकोज का, और याद रखिएगा एक अणु होता है फ्रक्टोज का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा एक पॉइंट और जान लो कि सैकरीन नामक
सैकरीन नामक पदार्थ कृत्रिम कृत्रिम सबसे मीठा होता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। एक बात और दूसरी बात, मानव माता में मानव माता के दुग्ध में सर्वाधिक सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नंबर 3 पर आते हैं। देखिए अब नंबर 3 पे हमारा क्या, पॉलीसैकेराइड जिसको बोलते हैं। नंबर 3 पर आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? कई कई अणु मोनोसैकेराइड के मिलकर ठीक है, किसके? मोनोसैकेराइड के कई अणु मोनोसैकेराइड के मिलकर पॉलीसैकेराइड का पॉलीसैकेराइड्स का पॉलीसैकेराइड्स का एक अणु बनाते हैं। एक अणु बनाते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, है ना। ये ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, हालांकि जीवों में देते हैं, मतलब ऊर्जा भी देते हैं, लेकिन प्रमुख स्रोत नहीं है हम लोगों के। शाकाहारी जंतुओं के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब सेलुलोज नामक ये जो पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें कि काइटिन, ध्यान दीजिएगा, काइटिन कीटों के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। और सुनिए, ग्लाइकोजन कवक व जंतुओं में संचित भोजन के रूप में रहता है। तो आप देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कितना महत्वपूर्ण है। एक बात बस याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन से कार्बोहाइड्रेट्स
के अधिक सेवन से, कार्बोहाइड्रेट्स के अधिक सेवन से मोटापे की समस्या हो जाती है। अब आप देख लें कि किस प्रकार से सेलुलोज, कार्टिन, ग्लाइकोजन ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं और इनमें कई सारे मोनोसेकेराइड मिलकर के एक अणु बनाते हैं पॉलीसेकेराइड का। तो इनका रोल अलग है, वहां पर रोल अलग था, मोनोसेकेराइड का रोल अलग था। अब अगले पर बात करते हैं, नंबर 2 पर आता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन की बात कर ले तो प्रोटीन की बात करें तो याद रखिएगा, प्रोटीन जो है ना वो शरीर के निर्माण का, ये शरीर के निर्माणकारी तत्व हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बन के उच्च अणुभार वाले पदार्थ होते हैं। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा, प्रोटीन का निर्माण जीवों की कोशिकाओं में अब देखिए, डीएनए द्वारा दिए गए संदेश को आरएनए द्वारा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम व टीआरएनए की सहायता से, टीआरएनए की सहायता से किया जाता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। यही प्रोटीन जो डीएनए के द्वारा जब बनाई जाती है तो यही क्या कहलाती है, यही आप कह सकते हैं कि वो जीन के द्वारा बनाया गया कैरेक्टर है। कैरेक्टर और कोई चीज नहीं है, लक्षण कोई और चीज नहीं है। डीएनए के द्वारा जो मैसेज दिया जाता है प्रोटीन बनाने का, वही जो है वो क्या है, वही लक्षण है या कैरेक्टर है। अब एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार की अलग अलग अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो अम्ल से होता है। इसका अर्थ है कि जो प्रोटीन की इकाई है वो क्या है, अमीनो अम्ल है। ये ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल क्या है। देखिए, जो अमीनो अम्ल है वह एक कार्बन युक्त है ना अणु है, जिसमें हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है,
ये देखिए, अगर आपने नहीं पढ़े ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं जब ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन पढ़ाऊंगा तो वहां समझा दूंगा आपको। ये एक सामान्य सूत्र है अमीनो अम्ल का, और ऐसे 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल से इनका अलग अलग तरह की प्रोटीन का निर्माण होता है। एक एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि इन 20 अमीनो अम्ल में से अमीनो अम्ल में से 10 अमीनो अमीनो अम्ल का निर्माण अम्ल का निर्माण शरीर में होता है, जिन्हें जिन्हें अ अ बिना अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्यों? ये तो शरीर में ही बन जाते हैं हमारे, अतः इनकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। हमें आवश्यकता किसकी होती? वे वाले जो हमें नहीं मिलते हैं, मतलब हमारे शरीर में बनते नहीं है, जिनको प्राप्त करने के लिए हमें दुनिया भर का पोषण लेना पड़ता है, यानी कि अनिवार्य शेष 10 अमीनो अम्ल अम्ल भोजन के माध्यम से प्राप्त करने होते हैं, जिन्हें अनिवार्य जिन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। आप ध्यान दो यहां पर कुछ प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? देखिए, नंबर एक की बात करूंगा मैं। एक ओसीन प्रोटीन है ना, ओसीन प्रोटीन। ये मांसपेशियों में पाई जाती है। किसमें? ध्यान रखिएगा, ये पेशियों में पाई जाती है। एक दूसरी बात मैं करूं, नंबर 2 पर ग्लोबिन ग्लोबिन तो ये आरबीसीज में पाई जाती है। तीसरी एक प्रोटीन का नाम नोट करिएगा, और वो जीन ये मक्का में पाई जाती है। जी हाँ, ये मक्का में पाई जाती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण है, केरेटिन। तो याद रखिएगा, ये कहाँ कहाँ है? ये
बालों, नाखूनों, खुर, सींग और ऊन में पाई जाती है। ठीक है ना। फिर बात करें प्रोथॉम्बिन, ध्यान देना, एक है प्रोथॉम्बिन, प्रोथॉम्बिन प्रोटीन, और फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा, ये रक्त का थक्का जमाने में, ये रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है। बताओ, बात समझ में आई? और देखिए, ग्लूटिन प्रोटीन, ग्लूटिन ये आटे में पाई जाती है। ये आटे में पाई, साइटोक्रोम नामक एक प्रोटीन है, साइटोक्रोम, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, यस, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और एक होती है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ये डीएनए के साथ मिलकर, ये डीएनए के साथ मिलकर, है ना, शुक्राणुओं का, या जिसको हम लोग शुक्राणु नहीं, गुणसूत्र, गुणसूत्र का, गुणसूत्र का निर्माण करती है। अब मैंने आपको जो बहुत प्रमुख थी उनके बारे में बता दिया। एक एक बिंदु को याद करना है, रटना है, समझना है, कैसे भी करके, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से दो प्रमुख रोग, प्रमुख रोग बच्चों में होते हैं। एक है क्वाशरकोर, क्वाशरकोर, और दूसरा है मेरास्मस। ठीक है, ये दोनों ही रोग, क्वाशरकोर में क्या होता है, क्वाशरकोर में जो है बच्चे का पेट निकल आता है, पेट निकल आता है, लेकिन हाथ और पैर दोनों, लेकिन हाथ और पैर दोनों दुबले होते हैं। मेरास्मस में बच्चे का शरीर, बच्चे का शरीर
दुबला व चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाते हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर। अब आते हैं हम लोग, तीसरा है बड़ा ही महत्वपूर्ण, तीसरा यहाँ पर है और वो है वसा। बहुत महत्वपूर्ण है, जानिएगा। वसा, वसा का जब नाम हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब आपके मन में क्या आता है? ये जो कुछ भी तेल, घी, चर्बी, मक्खन, है ना, या दूध से जो बने हुए महत्वपूर्ण जो उत्पाद हैं, उनमें जो घी या तेल जैसा पदार्थ है, वो सब क्या है? वह सब का सब वसा ही है। तो अब आप यहाँ समझो कि ये जो चीजें हैं ना, ये सारी वसा युक्त चीजें कहलाती हैं। तो वसा याद रखिएगा, वसा जो है ना, वसा द्वितीय, है ना, द्वितीय ऊर्जा स्रोत है। एक बात, दूसरी पॉइंट ये है इसमें कि वसा जो है शरीर की त्वचा के नीचे जमा होता है। अब ये करता क्या है? यह निम्न ताप से सुरक्षा प्रदान करता है, प्रदान करता है। एक दूसरा, यह आंतरिक अंगों के निर्माण में, आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को बाह्य आघातों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। समझिएगा और याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा से 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा। अगला बिंदु देखें, वसा के अधिक सेवन से मोटापे का रोग हो जाता है, यही नहीं, हृदय की दीवार में वसा जमाव से या ऐसे, हृदय की दीवार में रक्त ले जाने वाली कोरोनरी धमनियों में रक्त के वसा के
वसा के जमाव से एथिरो इस क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और इससे क्या होता है, क्योंकि हृदय की दीवार में रक्त का जो बहाव है वह अवरुद्ध होता है, तो व्यक्ति को जो है क्या है, व्यक्ति को हृदय में की जो दीवारें हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिससे हृदय आघात का खतरा बढ़ जाता है। अब आगे चले, अगला पॉइंट है वसा का निर्माण वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के योग से होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, वसीय अम्ल वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो कहलाते हैं, नंबर एक की बात करूं मैं, उनको बोलते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। पहले ध्यान से समझना इनको, असंतृप्त वसीय अम्ल। इन वसीय अम्लों के इन वसीय अम्लों के कार्बन अणु कार्बन परमाणु आपस में डबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड लगे होते हैं। और ये वसीय अम्ल पौधों द्वारा प्राप्त वसा में पाए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये इनसे बनी वसाएं इनसे बनी वसाएं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ठीक, एक बात और समझ लो, वे वसीय अम्ल जो 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बने रहते हैं, तेल कहलाते हैं। तेल
कहलाते हैं। एक बात ये समझ लो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट नंबर 2। कौन सा है? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसीय अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ये वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा में पाए जाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा ये, इनके इनके कार्बन परमाणु सिंगल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक। और एक पॉइंट, इनका निर्माण कृत्रिम तरीके से करने के लिए कृत्रिम तरीके से करने के लिए पादप वसा पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है। ठीक, की जाती है। यह प्रक्रिया, अब यहां पर नोट करें, यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, एक बात समझ लो। सबसे मुख्य बिंदु यह है कि ये वसी अम्ल, ये वसाएं ये वसाएं या इन वसाओं का अधिक सेवन, ऐसे लिखो, इन वसाओं का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आप देखिए, बात करते हैं तो याद रखिएगा, मछली से प्राप्त होने वाले तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। एक पॉइंट। दूसरा यहां याद रखिएगा, नारियल से प्राप्त तेल में संतृप्त वसीय अम्ल
होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको अंतर भी बता दिए है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जो वसा होते हैं, वसा शरीर में कई महत्वपूर्ण हार्मोन के निर्माण में भाग लेते हैं। एक चीज, ठीक। अगला बिंदु हमारा है, अगला बिंदु ध्यान रखिए क्या है हमारा। अब बात करते हैं नंबर 4, विटामिन की। विटामिन, तो विटामिन भी याद रखिएगा, विटामिन जितने भी होते हैं सभी जो है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कार्बनिक तत्वों के यौगिक होते हैं। ये कार्बन कार्बनिक तत्वों के यौगिक होते हैं, ठीक। एक बात, अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आया भी है। ये शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। देखिए, इनकी कमी होगी तो उपापचय क्रियाएं नहीं होंगी। ये उपापचय क्रियाओं का अर्थ क्या है, मैंने बोला है आपको कई बार कि जीवन जीने की जो क्रियाएं होती शरीर के अंदर, उन्हीं को कह सकते हो आप उपापचयी क्रियाएं हैं। वो तभी बढ़िया रेगुलर चलेंगी जब शरीर में विटामिन अच्छी मात्रा में होंगे। इनकी कमी यानी कि ये प्रक्रिया गड़बड़, व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। विटामिन की कमी से होने वाले कमी से होने वाले रोग अपूर्णता रोग कहलाते हैं। रोग, ठीक। अच्छा, अब आप समझिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, विटामिन की खोज का श्रेय सी फंक सी फंक को जाता है, ठीक। अगला बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है, विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या है दो भाग, नंबर एक वसा में घुलनशील विटामिन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए। एक आता है विटामिन ए, विटामिन बी,
डी, विटामिन ई, और फिर है विटामिन के। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो विटामिन ए है इसको बोलते हैं रासायनिक रूप से रेटिनॉल। यही बड़ा प्रमुख आपका प्रश्न बनेगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से, यहां ध्यान देना, जो कमी से रोग जो होता है उसको यहां पर मैं लिखूंगा। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रतौंधी। ये ध्यान रखिएगा। और यही नहीं, इसकी कमी से जो त्वचा होती है, त्वचा वह शल्की हो जाती है, शल्की या सूखी हो जाती है। ये भी एक इसमें लक्षण होता है। विटामिन डी की मैं बात करूं अगर, तो इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और कमी से अगर मैं रोग की बात करूं, तो इसकी कमी से याद रखिएगा, कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कि रिकेट्स, रिकेट्स। और एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है। रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चों में होता है। और ऑस्टियो मलेशिया वयस्कों में। अब ये दोनों ही किसके रोग हैं याद रखिएगा, ये हड्डी रोग है। कैसे? हड्डी रोग है। रिकेट्स की कमी होती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां जो पैरों की वो बेंट हो जाती, मुड़ जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होती है, उनमें हल्कापन आ जाता है जिससे उनको चलने में दिक्कत होती है। विटामिन ई की बात करें तो इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये याद रखिएगा। इसे बांझपन रोधी, इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि यह जो है जनन कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, इसलिए इसका जो प्रमुख इसकी कमी से रोग है वो बांझपन का हो जाता है। विटामिन के की मैं अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं नेप्थाक्विनोन, नेप्थाक्विनोन, या इसका एक नाम और आता है फेल्लोक्विनोन, ठीक। और अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी से एक बात याद रखिएगा, रक्त का, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे चले, अगला बिंदु आता है नंबर 2। नंबर 2 प्रकार है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। एक नंबर पे तो आप पढ़ोगे, नंबर 1 पर आएगा विटामिन B1, फिर आएगा विटामिन B2, फिर आता है विटामिन B3, विटामिन B5, और फिर है
विटामिन B6, ठीक है। और F नंबर पे हम लिख ले विटामिन B7, विटामिन B9 और है विटामिन B12 और फिर विटामिन C। ठीक, हम इनकी बात करें, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनसे कमी और इनके रासायनिक नाम याद रखिएगा। विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो इसको रासायनिक दृष्टि से बोलते हैं थायमीन, थायमीन, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो याद रखिएगा, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बेरी बेरी, जी हाँ, बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी में ध्यान दीजिएगा, 3 अंग तंत्र प्रभावित होते हैं। एक का नाम है आपका हृदय, दूसरा है पाचन तंत्र और तीसरा तंत्रिका तंत्र। ये 3 तंत्र प्रभावित होते हैं किसमें? बेरी बेरी रोग में, याद रखिएगा। यानी कि हृदयघात आने का खतरा रहता है। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। अगर इसकी कमी हो गई तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं कीलोसिस, कीलोसिस। और इसमें क्या होता है, ओंठों के कोने फट जाते हैं, ओंठों के कोनों से, कोनों से रक्त स्राव होता है, रक्त स्राव होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझिएगा। इस कीलोसिस डिजीज में अगर विटामिन B2 की कमी हुई तो होठों के जो कोने होते हैं वहां से रक्तस्राव होता है। B3 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम बहुत बार आता है, इसको बोलते हैं नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, या फिर इसको PP भी बोलते हैं, PP। PP यानी कि पेलाग्रा प्रिवेंटिव। क्यों? कि इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं पेलाग्रा डिजीज, पेलाग्रा रोग। अब इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति के हथेलियों पर, छाती पर, जीभ पर दाने आ जाते हैं और व्यक्ति का जो मस्तिष्क है या कह सकते हो जो मनोरोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि बड़ी रेयर डिजीज है, लेकिन अगर लगातार विटामिन B3 की कमी है तो यह रोग होने का खतरा हो जाता है। B5 को ध्यान रखिएगा, B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। और अगर यह कमी करेगा पेंटोथेनिक अम्ल से तो याद रखिएगा, इससे जो है रक्तलप्तता, अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्तलप्तता ठीक है, ये रोग होता है। B6 की बात करें तो इसको रासायनिक रूप से बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ओके। और पायरिडॉक्सिन में क्या होता है कि जो
तो मसल्स होती है यानी मांसपेशियों में ऐठन। ठीक है ना, ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स जो है वो इसमें हो जाती है। अगर हम आगे बात करें विटामिन B7, तो ये कहलाता है, रासायनिक रूप से इसको बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन। और इसकी कमी से एक रोग होता है, कमी से बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी कह सकते हो, वह है बालों का झड़ना। जी हाँ, बालों का झड़ना इसमें प्रमुख होता है। तो बायोटिन के कैप्सूल भी होती है, टेबलेट्स भी आती है, वो लेकर के खाई जा सकती हैं। विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। और अगर इसकी कमी हो जाए तो याद रखिएगा, ये आरबीसी जो होती है, चूंकि उस सेल के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो इसकी कमी से जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक। B12 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार आता है। इसमें याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात कि इसका रासायनिक नाम तो मिथाइल कोबालामिन है। मिथाइल कोबालामिन। ठीक। एक कमी पहले मैं बता देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कमी अगर हो जाए तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। है, क्या बोलते हैं उसे? परनीशियस, परनीशियस अनीमिया। ये मिथाइल कोबाला में ये कोबाला देख रहे ना, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। याद रखिए किस विटामिन में? विटामिन B12 में। विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका मुख्य रासायनिक नाम है। और इसकी कमी अगर हो गई तो कमी से याद रखेंगे स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी में होता क्या है? स्कर्वी में याद रखिएगा मसूड़ों मसूड़ों से रक्त स्राव, रक्त स्राव होता है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो है ना स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन C, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। एक बात और याद रखिएगा कि यह प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। क्लियर है? तो साथियों, आज हम लोगों ने पूरी विस्तृत चर्चा की पोषण की। आप देखेंगे एक एक बिंदु को मैंने यहाँ लिखा है, समझाने का प्रयास किया है आपको। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा पढ़िएगा, देखिएगा, और अगर किसी बात पर कोई संदेह हो आपको लगे तो प्लीज कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे पूरी
उम्मीद है कि यह बहुत हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।